स्वर संधि का दूसरा भेद है मित्रों कौन सा? गुण स्वर संधि। दूसरा प्रकार आता है कौन सा? गुण स्वर संधि। बात करें हम दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़ा? समान स्वरों का योग समान स्वर से होता है, समान स्वरों का योग आपस में होता है तो दीर्घ में बदल जाना दीर्घ संधि है। अब बात आती है गुण क्या होती है। देखो, ए और आ का योग ई बड़ी से हो, ए और आ का योग ऊ बड़े ऊ से हो, या ए और आ का योग री से हो, तो क्रमशः बदलाव क्या क्या होते हैं वो गुण संधि में आएंगे। देखो क्या, इसकी सबसे पहले मैं परिभाषा लिख रहा हूं कि यदि ए आ का योग, यदि ए आ का योग ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, वह री के साथ हो, वह री के साथ हो, तो ये क्रमशः, तो ये क्रमशः ए ओ अर में बदल जाते हैं, ए ओ और अर में बदल जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है मित्रों यहां पर समझने की। क्या मेरा कहने का संदर्भ यह है कि ए और आ को जोड़ो आप किससे? ई और बड़ी ई से। ए और आ को जोड़ेंगे हम किससे? ऊ और बड़े ऊ से। ए और आ को मित्रों हम जोड़ेंगे किससे? री से। तो जब ए और आ को ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री के साथ योग कराते हैं तो क्रम से परिवर्तन क्या क्या होंगे? ए ओ और अर, और ये सारा का सारा बदलाव ही क्या कहलाता है? गुण संधि। कौन क्या कहलाता है? गुण संधि। तो जिस प्रकार से हमने दीर्घ संधि में 3 प्रकार के पैटर्न पढ़े हैं, कौन कौन से? ए आ के साथ ए आ का, बिल्कुल बिल्कुल, ई बड़ी के साथ में ई बड़ी का, और ऊ बड़े के साथ में ऊ बड़े का। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा? ए आ के साथ में ई बड़ी का एक फॉर्मेट है, ए आ के साथ में ऊ बड़े का दूसरा फॉर्मेट है, और ए आ के साथ में री के योग का तीसरा फॉर्मेट है। तो हम सबसे पहला आरंभ करते हैं क्या? ए और आ के साथ में योग किसका हो? ई और बड़ी का। ए आ के साथ में योग किसका करना है? ई और बड़ी का। ए या आ प्लस ए या आ प्लस ई या बड़ी ई। ए और आ के साथ में योग किसका हो? ई और बड़ी ई का। तो परिणाम क्या आएगा? ए। परिणाम क्या आएगा मित्रों? ए आएगा। अब ये परिणाम ए आता है, इसके उदाहरणों की हम बात करें। जैसे शब्द है रमेश, जैसे शब्द है सुरेश। पहचान की बात करें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका सोचना सही है, मैं समझ गया आपकी बात। आपके जहन में वो बात आ रही है कि सर गुण संधि को कैसे पहचाने। जैसे दीर्घ संधि में तो आ की मात्रा में से, बड़ी ई की मात्रा में से और बड़े ऊ की मात्रा में से कोई शब्द को यदि हम विच्छेद कर रहे हैं तो हमेशा वहां पर संधि कौन सी होगी? दीर्घ। लेकिन गुण संधि की पहचान क्या होगी? तो गुण संधि की पहचान बहुत सरल है। बना क्या रहे हैं? ए ओ और अर। तो या तो आपको ए की मात्रा शब्द में मिलेगी, वहां से टूटेगा, या फिर ओ की मात्रा मिलेगी, वहां से टूटेगा, या फिर रेफ में रे लगा हुआ मिलेगा। रेफ का रे तो जानते हैं मित्रों, जो आज ही ज्वाइन करे हैं उनको बता देता हूँ। रेफ में रे होता है जैसे लाइन के ऊपर लगा होता है ना, पर्व में कर्म, ये रे जो होता है ये आधा रे होता है, ये रेफ का रे कहलाता है। रेफ वर्ण में रे मिल जाए और उसी शब्द को आप वहीं से तोड़ डालो या तोड़ने की कोशिश करो तो वो वाली कौन सी संधि में गिने जाएंगे? सारे के सारे शब्द बिल्कुल बिल्कुल गुण संधि में गिने जाएंगे। देखो जैसे सुरेश है, रमेश है, महेश है, दिनेश है, गणेश है, द्वारकेश है, बिल्कुल बिल्कुल लोकेश है। तो ये एक जो लगा हुआ है गुण स्वर ए, यहीं से इनका विच्छेद हो रहा है। जैसे हम बात करें द्वारकेश शब्द का, अच्छा विच्छेद होता है इसका। द्वारकेश, सबसे पहली बात तो इसका संधि विच्छेद आपको देखना है। मैं इसके 2-3 विकल्प लिख रहा हूं, समझना। द्वारकेश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा द्वारिका योग ईश, ये तालव्य से है मित्रों, द्वारिका प्लस ईश। फिर अगला विकल्प लिख रहा हूं द्वारका प्लस ईश। फिर अगला विकल्प लिख रहा हूं द्वारिका प्लस ईश। और फिर अगला विकल्प लिख रहा हूं द्वारका प्लस ईश। बताएं मित्रों विकल्प कौन सा सही होगा? सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न है मेरा, द्वारकेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? चुने।
1 2 1 2, दिमाग यहीं रुक रहा है। 1 और 2, 3 और 4 भी पढ़ने के हैं। बिल्कुल मित्रों, हाँ, जैसे इसमें ये ईस वाली गलती पकड़ना उसका उद्देश्य नहीं होता, मैं बता देता हूं, क्योंकि हमारे प्रचलन में द्वारका नहीं बोलते, द्वारिका बोलते हैं। प्रचलित शब्दों में हम द्वारिका नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? द्वारिका। और द्वारिका शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से क्या है? ये अशुद्ध है। वर्तनी जब तक शुद्ध नहीं होगी हम सही शब्द चयन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो मैंने कहा था जब संधि और समास पूरे पढ़ लिए जाता है उसके बाद में आता है उपसर्ग और प्रत्ययों का काम। और जब संधि, समास और उपसर्ग तथा प्रत्यय पढ़ लिए जाते हैं तो ये चारों बिंदु मिलकर के एक नए टॉपिक को जन्म देते हैं। और वो चारों बिंदुओं के बाद में जो पढ़ा जाने वाला बिंदु होता है वो होता है क्या? शब्द शुद्धि। क्या इन चारों बिंदुओं को पढ़ने में जिस प्रकार की चारों बिंदु ये हैं जो नए शब्द बनाते हैं, और गलती कहाँ होती है? बनाने में। जो शब्द अपने आप में पहले बने हुए हैं, मूल रूप में है, उनमें तो कोई गलती है नहीं। गलती कहाँ होती है? नया शब्द हमने किस प्रकार से बनाया, मात्रा लगानी छोटी थी, बड़ा लगा दिए बड़ी है। हमें वर्ण कोई और लिखना चाहिए था, लिख दिया कुछ और। जैसे यहाँ पर लिखना चाहिए था द्वारका, लिख दिया द्वारिका। तो इस प्रकार के प्रश्न देना ही उसका उद्देश्य होता है कि आपको देखिए संधि के साथ साथ वाक्य शुद्धि का कितना ज्ञान होता है, और इस प्रकार के प्रश्नों का हमें ध्यान रखना है। तो इसका वास्तविक आंसर क्या होगा मित्रों? द्वारका प्लस ईश। इसका वास्तविक आंसर क्या होगा मित्रों? द्वारका प्लस ईश। अब बात करते हैं इस द्वारका प्लस ईश में। इस द्वारका प्लस ईश को देखो आगे क्या और बढ़ाएं। देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकालूंगा तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? द्वारके हलंत, और इसमें जुड़ा हुआ आ बाहर लिख दिया, और ईश में भी ई और से को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को दूसरे पद का पहला वर्ण लेना था और पहले पद का अंतिम वर्ण लेना था। प्रथम पद का अंतिम और द्वितीय पद का पहला वर्ण योग करके बदलाव करेंगे, उसी को तो हम संधि कहेंगे। तो जब आ और ई का योग होता है, ध्यान दें, जब आ और ई का योग होता है तो बनता क्या है? ए। बनता क्या है? ए। इधर क्या लिखा हुआ है? द्वारका या द्वारक, द्वारक के आ और ई के योग से ए, और अंतिम में क्या है? शे। सबको जोड़ेंगे तो द्वा का तो द्वा, रे का रे, और कै पे मात्रा किसकी आएगी? एक की। कै पे किसकी मात्रा आएगी? एक की। और आगे क्या लिखा हुआ है? से। अर्थात हमारा जवाब क्या हो जाएगा? द्वारकेश। क्या बन जाएगा? द्वारकेश। तो वापस से ध्यान देना, ए और आ के बाद में यदि ई बड़ी ई का योग हो, ए और आ के बाद में यदि ई बड़ी ई का योग हो तो परिणाम हमेशा क्या आता है? ए। परिणाम हमेशा क्या आता है मित्रों? ए आता है। कौन सी संधि के तहत चल रहे हैं? गुण संधि के तहत। अब आता है क्या? ए और आ के बाद में योग किसका होगा? उ और बड़े उ का। दूसरा फॉर्मेट, ए या आ के साथ हमें योग किसका करना है? उ और बड़े उ का। परिणाम क्या आएगा मित्रों? ओ। परिणाम क्या आएगा मित्रों? ओ। बहुत अच्छे शब्द आएंगे इसमें, बहुत अच्छे शब्द आएंगे जिनका हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, बहुत बार प्रयोग करते हैं, ज्यादा बार प्रयोग करते हैं, व्यवहार में आते भी हैं। जैसे कई बार आता है दिए गए प्रश्न का या दिए गए तथ्य को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब हमें यह नहीं पता सोदाहरण क्या होता है। देखो मैं आपके सामने शब्द लिख रहा हूं, सोदाहरण। परोपकार है, परोपकार, बिल्कुल सोदाहरण है, परोपकार है। हाँ, नहीं, सरोज नहीं आता है। जैसे अब इसमें लिख दिया जाए सरोज, ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा मित्रों। ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा? विसर्ग संधि का। क्यों होगा? सदैव ओ की मात्रा में से अविच्छेद। हालांकि यह शब्द टूटता ओ की मात्रा में से ही है, लेकिन ओ की मात्रा में से टूटना भी चाहिए। और उसकी दूसरी विशेषता यह भी है कि जिस शब्द को आप ओ की मात्रा में से तोड़ रहे हो उसमें पहले पद के अंतिम वर्ण के रूप में तो ए या आ में से कुछ होना चाहिए, ए या आ में से कुछ होना चाहिए। और दूसरे पद के पहले वर्ण में क्या होना चाहिए? उ या बड़ा उ। जैसे सोदाहरण का विच्छेद करा जाए तो क्या होता है? से प्लस उदाहरण। क्या होता है? से प्लस उदाहरण। यहां पर तो देखो से में क्या जुड़ा हुआ है? ए, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या आ रहा है? उ। यहां पर भी देखो पर, और उसके बाद में क्या है? उपकार। पर प्लस उपकार। खूब सारे उदाहरण ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा सूर्योदय, जैसे मैंने लिख दिया सूर्योदय, तो सूर्य का क्या होगा? सूर्योदय का सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। हमें पता चल रहा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ए या आ में से कोई एक, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या आ रहा है? उ या बड़ा उ। अब ये सरोज प्रकार का शब्द दे देगा हमें। परीक्षा में पेपर बनाने वाला हमें भ्रमित ऐसे ही तो करता है, दिए गए शब्दों में गुण संधि का उदाहरण नहीं है, दिए गए शब्दों में गुण संधि का उदाहरण नहीं है। विकल्प दे रहा हूं, सुन लो। सोदाहरण, परोपकार, सरोज, उपरोक्त में से कोई नहीं। दिए गए शब्दों में गुण संधि का उदाहरण नहीं है।
बिल्कुल। हम क्या करते हैं, सोदाहरण में ओ की मात्रा आ रही है, परोपकार में ओ की मात्रा आ रही है और सरोज में भी ओ की मात्रा। इसका मतलब ये तो तीनों हैं। हम चौथा विकल्प करेंगे, क्या उपरोक्त में से कोई सा नहीं होएगा, नन ऑफ दीज, अर्थात उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्पों में से किसी को भी नहीं चुनना, नन ऑफ दीज, यही तो लिखेंगे। पर बात आ जाती है, ध्यान रखना, सरोज शब्द का संधि विच्छेद होता है सरह प्लस जय। सरह का मतलब तालाब, जय का मतलब जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। कमल का पर्यायवाची क्या आता है, सरोज। मित्रों ध्यान रखना है इन चीजों का, बहुत माइनर तथ्य हैं ये वाले। तो आ जाते हैं हम हमारे और उदाहरणों पे। जैसे शब्द है गंगोर्मी। शब्द क्या है, हाँ बिल्कुल, गंगोर्मी। क्या होता है इसका मतलब, गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा की लहर। मैंने अभी अभी बताया था, सरी उर्मी, लघु उर्मी, उधर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जब दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था उस समय गंगोर्मी। जैसे शब्द आ जाए भयोत्पादक, भयोत्पादक, बताओ विच्छेद क्या होगा मित्रों, भय प्लस उत्पादक, भय प्लस उत्पादक है। और उदाहरण की बात करें, जैसे एक उदाहरण अपन थोड़ा विच्छेद करके भी लिखें। जैसे शब्द आता है सांगोपांग, सांग प्लस उपांग, सांग प्लस उपांग। जैसे आता है शब्द सांग प्लस उपांग, सांग प्लस उपांग, यहां पर ऊ छोटा है, ध्यान रखना, ये सांग प्लस उपांग। लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम बंद का अंतिम वर्ण बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सा, और गए हल अंत करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा ए, और दूसरे पद का पहला वर्ण ऊ और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, पांग। ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के, सॉरी, ऊ और ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, ए और ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ। ए और ऊ का योग होगा तो क्या बनेगा, गुण संधि में ओ। इधर क्या बचा पड़ा है, सांग, ओ के बाद में क्या लिखा हुआ है, पांग। तो गे स्वर रहित है, आगे स्वर लिखा हुआ है, तो वही बात आ जाएगी क्या, कि यदि व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो और आगे स्वर लिखा हुआ हो तो हम उस स्वर को स्वतंत्र नहीं लिखेंगे, बल्कि उसी व्यंजन पे क्या लगा दी जाती है, मात्रा। तो शब्द क्या बन जाएगा, सांग गे, गे में ओ की मात्रा तो ओ की मात्रा सांगो, और आगे क्या लिखा हुआ है, बचा हुआ पद पांग। सांग प्लस उपांग बराबर सांगोपांग। हाँ मित्रों, बिल्कुल आपके जहन में आ रहा सवाल, मैं समझ चुका हूँ। सांगोपांग क्या होता है, सिर से पैर तक का वर्णन नहीं करते क्या सांगोपांग, अंग और उपांग सहित वर्णन करना नहीं होता क्या, सांग उपांग, अर्थात अंग और उपंग सहित, अंग और अंगों के भाग, अंग और अंगों के भाग। ये हमारा दूसरा तथ्य था, कौन सा, गुण संधि में, क्या कि यदि ए और आ के साथ, यदि ए और आ के साथ ऊ और बड़े ऊ का योग हो तो परिणाम क्या होता है, यदि ए और आ के साथ ऊ और बड़े ऊ का योग हो तो परिणाम क्या होता है मित्रों, परिणाम होता है ओ। गुण संधि के दो फॉर्मेट हो चुके हैं, तीसरा और इसका अंतिम बिंदु क्या आएगा, क्या कि यदि ए या आ के साथ क्या जुड़ता हो, री, ए या आ के साथ में क्या जुड़ता हो, री, तो बनता क्या है मित्रों, अर। क्या बनता है, अर। अब यहां पर से बात आ गई है वो जिसकी मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। जिस समय मैंने आपको यण संधि के तरीके बताए थे, अयादी संधि मैंने शुरू की थी, उस समय एक बात मैं आपसे साझा कर रहा था, क्या कि यदि दीर्घ गुण और वृद्धि में से यदि प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घ गुण और वृद्धि संधि में से यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने के चांस बनते हैं ए या आ के साथ में री के योग में क्या बनाना, अर। और ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा पद बन रहा है, क्या बन रहा है, पूरा पद बन रहा है। अब बात है इसकी पहचान कैसे होगी, तो प्रत्येक शब्द के रेप में क्या मिलेगा, हमें रैवर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा, रैवर्ण मिलेगा। इसके उदाहरण बहुत अच्छे हैं, हमने खूब पर सुने हैं और अधिकांश गलत ही बोलते हैं। जैसे इसके उदाहरणों की मैं बात कर रहा हूं, पहला लिखूं, ये क्या है बताइए, हम बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं इसको, सप्तऋषि। मित्रों अगर गलत बोल दिया, हम अशुद्ध बोलेंगे, अशुद्ध ही लिखा जाएगा। यह है सप्तर्षि। क्या है ये, सप्तर्षि, र है, री नहीं है, सप्तर्षि। ये क्या है, सप्तर्षि। जैसे और लिखूं मैं उदाहरण, यह क्या है, ग्रीष्म ऋतु नहीं, ग्रीष्म ऋतु। क्या है ये, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। समझना, एक एक शब्द को बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, फोनेटिक सिंबल और साउंड को समझना। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, री नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ग्रीष्म और आगे क्या लिखा हुआ है, रे और तू, ग्रीष्म ऋतु। हम क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु। क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु, जो कि इसका विच्छेद होता है, न कि शब्द होता है वो। हाँ, जैसे और एक बहुत अच्छा शब्द आता है, वर्ष ऋतु।
वर्षा ऋतु नहीं, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु तो इसका विच्छेद होता है जो हम बोलते हैं और अशुद्धि बोला करते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ हमें भाषा का अधूरा ज्ञान होता है और हम अपने आप को समझते हैं कि हमें भाषा बोलना बहुत अच्छे से आता है। मानते हैं विचार अभिव्यक्ति का माध्यम मातृभाषा बहुत अच्छी है और मातृभाषा में कोई व्याकरण का काम नहीं होता। आप जैसा बोल रहे हो सामने वाला उसको उसी संदर्भ में यदि समझ गया तो आपका काम सही है। क्योंकि भाषा के लिए ये भी तो कहा जाता है कि समझ की साझेदारी होनी चाहिए, समझ का विनिमय होना चाहिए। आप अपनी समझ सामने वाले के लिए स्थानांतरित कर दो और सामने वाला उसे ग्रहण करके जिस भाव में आपने जो बात कही है उसी भाव में अगर वह उस बात को समझ जाता है तो मानना कि आपका संचार जो है वह मजबूत है, संचार जो कौशल है वह मजबूत है। अब ऐसा नहीं है कि आप तो बोलने वाले को ये कहो, सुनने वाले को कहो गुस्से में कि चुप रहो और वह उसको थोड़ा प्यार से समझ बैठे, चुप रहो। दोनों में फर्क हो गया है कि आपने कही गई बात किस भाव से कही, यह सुनने वाला उसी भाव में समझे तो आपका मानते हैं कि संचार सही हुआ है। एनकोडिंग और डिकोडिंग जो संचार के तत्व पढ़ेंगे, बिल्कुल स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा वाले और संस्कृत डिपार्टमेंट वाले ये बात जान चुके होंगे कि ये चीज़ें हमारे वहाँ बहुत काम आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल पत्रकारिता के माध्यम और तत्संबंधी लेखन वाला जो बिंदु चला करता है उस पर हम इन बारों में बहुत चर्चा करेंगे कि पत्रकारिता क्या होती है, कैसे लिखा जाता है, संचार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ये सब बातें हमारे पास आएंगी, बस हिंट दिया है आगे, थोड़ा सा और ध्यान दो। जैसे शब्द आता है शीतर्तु, शब्द क्या आता है शीतर्तु, शीत प्लस ऋतु, इसका क्या हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि। विच्छेद अगर चाहें तो मैं लिख सकता हूं इधर, जैसे इसका विच्छेद होता है सप्त योग ऋषि, इसका विच्छेद क्या होगा सप्त प्लस ऋषि। अभी मैं कुछ शब्द तोड़ के भी इसके बताऊंगा कि रेप का रे क्या चक्कर होता है, कैसे आता है। ग्रीष्म ऋतु का क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु का ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। वर्षा ऋतु का क्या होगा वर्षा प्लस ऋतु। अब यहाँ पर आ की मात्रा है लेकिन यहाँ पर ए ही आ रहा है, यहाँ पर आ की मात्रा है और यहाँ पर ए ही आ रहा है। इस ए के आने की वजह क्या है, सुनना, यहाँ पर ए ही आ रहा है, इस ए की वजह क्या है, क्योंकि आ हो आ के बाद में रियाए, चाहे ए हो और ए के बाद में रियाए, ए या आ किसी के भी बाद में रियाए बनता अर ही है। बनता क्या है अर, आर नहीं बन रहा मित्रों, ध्यान दे लेना, आर नहीं बन रहा है, केवल क्या बन रहा है अर बन रहा है अर। और अर जहाँ भी बनेगा, अर जहाँ भी बनेगा तो वर्षा हो चाहे वर्ष हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, बिल्कुल बिल्कुल हाँ आंसर क्या आएगा हमेशा अर ही आएगा। जैसे इसमें क्या हो जाएगा विच्छेद, शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु। और उदाहरणों की बात करते हैं, जैसे कण्वर्षी, कण्व प्लस ऋषि। जैसे एक बहुत अच्छा शब्द है महर्षि, जैसे एक शब्द है महर्षि, महर्षि का विच्छेद क्या होगा महा प्लस ऋषि। इसका विच्छेद क्या होता है मित्रों महा प्लस ऋषि। इसी चाहो तो आपको इसी शब्द को मैं छेद करके बता देता हूँ, महा प्लस ऋषि। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं और है कॉलन करेंगे तो है में जुड़ा हुआ आ बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर निकालना था। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या जुड़ा हुआ है आस्वर, आस्वर को बाहर निकाल दिया तो हमने क्या किया है इस है वर्ण को अलंत कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है री, और री के बाद में क्या लिखा हुआ है शी, री और री के बाद में क्या लिखा हुआ है मित्रों शी लिखा हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे ए के बाद में री आए चाहे आ के बाद में री आए, दोनों का परिणाम हमेशा क्या निकलेगा, परिणाम हमेशा क्या निकलेगा अर, परिणाम हमेशा क्या निकलेगा मित्रों अर निकलेगा। इधर क्या बचा पड़ा है मह, आ और री मिलकर के क्या बनते हैं अर, और आगे क्या लिखा हुआ है शी, आगे क्या लिखा हुआ है मित्रों शी लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है मित्रों शी लिखा हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात है क्या कि देखो मैं और है में जोड़ेंगे ए, यहाँ पर आ था, आ के बाद में री जुड़ी और बना क्या है अर। यहाँ पर आर नहीं बना है अर बना है, आर नहीं बना है अर बना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आर कब बनता, जब यहाँ पर री दीर्घ होता। ये आता है संस्कृत में पढ़ा भी करते हैं हम, अपवाद में भी आते हैं ऐसे शब्द, जब आएंगे तब उनके बारे में और बातें करेंगे। तो चाहे ए हो चाहे आ हो, ए या आ के बाद में यदि री जुड़ रहा है तो आ के स्थान पर भी क्या हो जाता है ए, और यण संधि में री के स्थान पर क्या पढ़ा है हमने, यण संधि में री के स्थान पर क्या बना रे बनता है, यण संधि में री के स्थान पर क्या बनता है रे, अर्थात यहाँ पर क्या बन जाएगा अर, यहाँ पर क्या बन जाएगा अर। इधर क्या बचा पड़ा है मह, है में ए जोड़ेंगे तो है पूरा, है में ए जुड़ा तो है पूरा हो जाएगा। देखो ये है में क्या जोड़ा है हमने ए, ये है में क्या जोड़ लिया ए, अर्थात इन दोनों वर्णों को हम जोड़ेंगे तो ये है पूरा हो गया, अर्थात है का तो हलंत हट गया। लेकिन एक बात आप मुझे बताओ ये है रे आधा है या पूरा आधा, क्योंकि इस रे के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये रहा री का क्या बनता है रे। मैंने आपको बताया भी था संधि कोई सी भी हो यदि बनने वाला व्यंजन होता है तो व्यंजन से देव कैसा होगा आधा, व्यंजन से देव कैसा होगा आधा होगा, और यहाँ पर भी ये रे क्या है आधा। आगे हमें पता भी है कि इसको स्वर नहीं मिल रहा,
क्योंकि आगे वाला वर्ण क्या है, व्यंजन है, मूर्धन्य सकार या षटकोण वाला से लिखा हुआ है, तो रे आधा का आधा ही रह जाएगा। और ये सदैव आधा रे कहाँ लिखा जाता है, रेफ में, अर्थात ये सी और इसके रेप में रे लिख देंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, महर्षि। क्या बन जाएगा, महर्षि। मित्रों इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है अच्छे से। महा प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, महर्षि। महा प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, महर्षि। इसी प्रकार के और उदाहरण लेना चाहें तो जैसे आता है उत्तमर्ण, महर्ण, उत्तम प्लस ऋण, महा प्लस ऋण, महा प्लस ऋण, उत्तम प्लस ऋण। इस प्रकार के शब्दों का भी आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि गुण संधि में से प्रश्न पूछा जाता है, यदि गुण संधि में से प्रश्न पूछा जाता है तो केवल और केवल जिस प्रश्न के पूछे जाने के चांस बनते हैं मित्रों, ये वही प्रश्न में से एक है गुण संधि। यानी कि ए और आ के योग का अन्य स्वरों के साथ में यदि पैटर्न का प्रश्न उठाता है तो सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें से ही पूछते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये रेफ का रे आता है और रेफ का रे आते ही हम विसर्ग संधि में चले जाते हैं। क्योंकि विसर्ग संधि में एक योग पढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखा दुर्बुद्धि, अब यहाँ पर भी रेप में रे लिखा हुआ है और ये रेप का रे विकार में होकर के आता है, क्योंकि इसका विच्छेद होता है दुह प्लस बुद्धि, दुह प्लस बुद्धि। हमें पता रहता है कि दुर प्लस बुद्धि, बुद्धि तो इसमें मूल शब्द है, ये रेप का रे आ रहा है तो हो ना हो कहीं ना कहीं ये है गुण संधि में चला जाए। क्योंकि रेप का रे कहाँ कहाँ आता है मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों पर। जब अपन विसर्ग संधि की बात करेंगे तो इसके बारे में मैं और चर्चा करूंगा। लेकिन वही वाली बात, रेप का रे आ तो गया, मान लिया कि रेप का रे है, लेकिन रेप का रे आने के साथ साथ ये स्थिति भी तो आनी चाहिए क्या, कि पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ होना चाहिए। और मित्रों यहाँ पर पहले पद का अंतिम वर्ण तो विसर्ग है और विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, उ, ए या आ नहीं है। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। दूसरी बात, यहाँ पर री होना चाहिए, बताओ री है क्या, नहीं है। तो शब्द की स्थिति एक जैसी है लेकिन शब्द का विच्छेद एक जैसा नहीं हो रहा और विच्छेद की शर्तें भी समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दुर्बुद्धि इस संदर्भ में या इस संधि के अंतर्गत नहीं शामिल होगा। यह बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि ए या आ के बाद में ई बड़ी का योग हो तो ए या आ के बाद में ऊ बड़े ऊ का योग हो तो ओ, और ए या आ के बाद में बिल्कुल ए या आ के बाद में री का योग हो तो क्या बनता है, अर बनता है। और संधि का नाम कौन सा होगा, गुण संधि। संधि का नाम कौन सा होगा, गुण संधि। एक बार वापस से बात करें तो गुण संधि किसे कहा जाता है कि ए आ के योग में ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री हो तो क्रम से ए आ के साथ ई बड़ी के योग में ए आ के साथ ऊ बड़े के योग में और ए आ के साथ री के योग में क्या बनता है, अर बन जाता है। इसके बाद हमारे पास जो ये तीन फॉर्मूले आ गए, कितने आ गए मित्रों, तीन। ए आ के साथ में ई बड़ी का, ए आ के साथ में ऊ बड़े का और ए आ के साथ में री का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए आ के साथ में री की, सॉरी ई बड़ी की। ए आ के साथ में ई और बड़ी का योग हो तो क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए बनेगा। उदाहरणों की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में 2 नंबर पे हम जो विचार लिए वो कौन सा लिए, ए और आ के साथ में ऊ और बड़े का योग हो, परिणाम क्या आएगा, ओ। परिणाम क्या आएगा, ओ। और उसके बाद हम बात करें हैं अंतिम वाली कौन सी, ए और आ के साथ में यदि री का योग हो तो आंसर क्या आएगा, अर। क्या आएगा, अर। ये था मित्रों हमारा कौन सा, ए और आ के योग में गुण संधि। अब आता है 4 स्वर अंतिम जो बचे हुए हैं, कौन कौन से, ए आई और ओ औ को जोड़ना है किसके साथ, ए और आ के साथ। तो नंबर 3 पे संधि की हेडिंग डालिए वृद्धि संधि। संधि कौन सी है, वृद्धि। संधि कौन सी है मित्रों, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि क्या कहती है उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आती है परिभाषा की बात। तो वृद्धि संधि क्या होती है कि यदि ए आ के साथ, यदि ए आ के साथ ए आई व ओ औ का योग हो, यदि ए आ के साथ ए आई व ओ औ का योग हो, ओ औ का योग हो तो ये क्रमशः आई तथा औ में बदल जाते हैं, आई तथा औ में बदल जाते हैं। ये पूरी परिभाषा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको टेलीग्राम के थ्रू जो बोर्ड की पीडीएफ मिलने वाली है या बोर्ड की जो स्क्रीनशॉट मिलने वाली है उसमें ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड हो सकें। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है इन चीज़ को, कोई भी तथ्य में अछूता नहीं छोड़ रहा, हर पहलू पर बहुत बारीकी से बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हमने, परिभाषा को कैसे लिखा है, क्या कि यदि ए या आ के साथ योग किसका हो, ए या आई का, एक। यदि ए आ के साथ किसका योग हो, ए आई का। फिर क्या लिखा है, यदि ए आ के साथ योग किसका हो, ओ और औ का। तो दूसरा फॉर्मेट क्या बन जाएगा, यदि ए या आ के साथ योग हो किसका, ओ और औ का।
किसका हो, ओ और औ का। तो ए आई के योग में तो क्या बनेगा, आई, और ओ औ के योग में क्या होगा, औ। और ये करना ही क्या कहलाता है मित्रों, वृद्धि संधि कहलाता है। यही क्या कहलाता है, वृद्धि संधि कहलाता है। अब ध्यान देना, दीर्घ संधि में और गुण संधि में तो यहाँ हमारे पास 3-3 सूत्र आ रहे थे। अब यहाँ पर केवल हमारे पास कितने फॉर्मेट आए हैं मित्रों, 2 फॉर्मेट आए हैं। कौन कौन सा, यदि ए और आ के साथ में, यदि ए और आ के साथ में ए आई का योग हो तो बनेगा आई, यदि ए आ के साथ में ओ और औ का योग हो तो बनेगा क्या, औ। एक बार इसको बहुत बारीकी से आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब ध्यान दें, हमारे पास दोनों प्रारूप आ चुके हैं। 2 प्रारूप में अब पहला ले रहे हैं, कौन सा, ए या आ के साथ योग किसका हो, ए और आई का। तो जवाब क्या आएगा, हमेशा आई। जवाब क्या आएगा मित्रों, आई आएगा। जैसे मैं शब्द लिखूं, एक एक। पहला प्रश्न, सर संधि पहचानी कैसे जाएगी। अब आपको मैं इतनी बार बता चुका, अब तो आप भी शायद निकालना समझ गए होंगे कि संधि का प्रकार कैसे पहचाना जाता है। बिल्कुल, संधि का प्रकार कैसे पहचाना जाता है। बनाया क्या है हमने, एक तो आई बनाया है और एक औ बनाया है। अर्थात शब्द में या तो आई की मात्रा यानी कि एक की मात्रा 2 ऊपर लगा के, और या फिर ओ की मात्राएं लगेंगी 2 ऊपर मात्राओं के संकेत के रूप में। और यदि आप उस शब्द को वहीं से विच्छेदित कर रहे हो, उस शब्द को आप वहीं से तोड़ रहे हो, तो निश्चिंत रूप से या निश्चिंत रहे, अनिवार्य रूप से संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। जैसे यहाँ पर 2 मात्रा मिल गई आई की, अर्थात संधि तो कौन सी है, वृद्धि। संधि तो कौन सी है, वृद्धि। अब बात आ जाती है कि संधि विच्छेद कैसे हो। तो देखो, इसका विच्छेद है क्या, 1 + 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 ही होता है, 1 + 1 2 ही होता है। पर यहाँ हमें 2 नहीं करना, वरना बिल्कुल हमें 2 नहीं करना, 1/3 माइनस में हो जाएंगे। हाँ, 1 + 1, यहाँ पर शब्द को जोड़ना है, अंकों का परिणाम हमें प्राप्त नहीं करना। हमें इस शब्द में वर्णों का योग प्राप्त करना है। वर्णों के योग से जो बदलाव होता है वो बदलाव हमें पढ़ना है। देखो कैसे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण निकालेंगे तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि कै वर्ण को हलंत करेंगे तो कै वर्ण में क्या जुड़ा हुआ है, ए। क्या जुड़ा हुआ है मित्रों, कै वर्ण में ए जुड़ा हुआ है। और दूसरा पद जो है उसका पहला वर्ण क्या है, ए, और ए के बाद में क्या लिखा हुआ है, कै। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला वर्ण यदि योग करेंगे तो परिणाम हमेशा क्या आएगा। तो सूत्र की बात करें तो ए के बाद में ए आए तो आंसर हमेशा क्या आता है, आई आता है। क्या आता है, आई। अर्थात इन दोनों के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा। इन दोनों के स्थान पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, आई लिखा जाएगा। इधर क्या बचा पड़ा है, ए और कै हलंत। ए और ई के योग में बनेगा क्या, आई, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कै। सबको जोड़ना आरंभ करेंगे, सबको जोड़ना आरंभ करेंगे तो देखो, ए का तो ए, कै स्वर रहित है लेकिन आई स्वर है तो मात्रा लगाएंगे। आई की मात्रा कैसे लगाई जाती है, 2 मात्राएं ऊपर, तो कै के ऊपर 2 मात्राएं लगा दिए। और लास्ट में क्या बचा हुआ है, कै। अर्थात एक एक का एक एक लिख दिया जाएगा। और उदाहरणों की बात करते हैं, बिल्कुल, और उदाहरणों की बात करें, जैसे शब्द आता है महेश्वरीय, बहुत अच्छा शब्द है, बिल्कुल बिल्कुल। ये उसी प्रकार का शब्द है जिसमें एक ही प्रश्न में 2 बिंदुओं को समाहित किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कैसे इसका संधि विच्छेद होता है मित्रों, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको एक बिंदु पढ़ाऊंगा विशेष प्रत्यय का। प्रत्यय के जो 2 प्रकार होते हैं, कृत और तदित प्रत्यय, वो तो है ही हैं, लेकिन वहां से प्रश्न पूछे जाने के चांस सबसे कम होते हैं। इन प्रत्ययों के अलावा एक अन्य बिंदु और पढ़ेंगे, अर्थात विशेष प्रत्यय के नाम से मैं आपको 8 प्रत्यय ऐसे बताऊंगा जिन्हें आप अपवाद के प्रत्यय भी कह सकते हो या विशेष प्रत्यय भी कह सकते हैं। उन विशेष प्रत्ययों में एक प्रत्यय आता है ये। कौन सा प्रत्यय आता है, ये। और ये प्रत्यय जहां भी जुड़ जाता है या जहां भी जुड़ता है, जिस शब्द में जुड़ता है, तो उस शब्द के प्रथम वर्ण में तो बदलाव होंगे ही होंगे। इसके अलावा इस ये से ठीक पहले जो वर्ण होता है वह भी आधा हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, इस ऐश्वर्य में आपको पूछा जा सकता है मूल शब्द क्या है। क्या पूछा जा सकता है, मूल शब्द क्या है। देखो, या इसमें पूछा जा सकता है दिए गए शब्द में प्रत्यय अलग कीजिए। तो इसमें देखो ईश्वर शब्द है, क्या है, ईश्वर। और ईश्वर में क्या जुड़ा हुआ है, ये। ईश्वर में क्या जुड़ा हुआ है, ये। वो विशेष प्रत्ययों का नियम क्या कह रहा है कि ये हो, ए हो, आ हो,
जो 8 के 8 प्रत्यय हैं किसी भी शब्द में जुड़ते हो तो मूल शब्द का प्रथम वर्ण यदि छोटी ई या बड़ी ई या गुण स्वर ए हो तो इन तीनों में से जो भी होगा उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा मित्रों, आई लिखा जाएगा। अब आई यहाँ पर लिखा जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ी ई, तो बड़ी के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, आई। उसके बाद से का से, उसके बाद वे का वे, और ये प्रत्यय जहां भी जुड़ता है उसके ठीक पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है, आधा, अर्थात रे क्या हो जाएगा, आधा। तो कहाँ लिखेंगे, रेप में। ईश्वर प्लस ये बराबर ऐश्वर्य। जैसे और उदाहरण बताऊं, इसी प्रकार का एक अपवाद का प्रत्यय आता है इक। इक प्रत्यय जहां भी जुड़ता है वहां पर भी इस ई के स्थान पर क्या बन जाता है, आई। जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा कभी कि इतिहास जो शब्द होता है, इतिहास, इस इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ें तो इक प्रत्यय जोड़ने पर से में इसी को होना चाहिए, अर्थात इस शब्द का जो शब्द परिवर्तन या परिणाम जो आ रहा है वह यही तो आना चाहिए था, ऐतिहासिक है। लेकिन इसका ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं आता, हम क्या लिखते हैं, ऐतिहासिक। क्या लिखते हैं, ऐतिहासिक। तो दोस्तों आप जरा दिमाग लगाएं कि से में ई जोड़ करके तो आपने सी बना लिया, लेकिन ये ई की जगह आई क्यों लिखा, ये ई की जगह आई बनना ही क्या है, विशेष तथ्य है। ये क्या है, विशेष तथ्य हैं। कुछ एक प्रत्यय हैं जो आपको मैं बता देना चाहूंगा, आपके दिमाग में यदि आ रहे हो या रुक जाएं, जब तक हम प्रत्यय पढ़े तब तक तो याद रखना, ए, ई, बड़ी ई, ये, इक, ए, अयन और आयन, ये प्रत्यय हैं जो अपवाद के प्रत्यय या विशेष प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय किसी भी शब्द में यदि जोड़ेंगे तो उस शब्द का, मूल शब्द का जो पहला वर्ण है, यदि ए या आ होगा तो ए के स्थान पर भी आ बन जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ या गुण स्वर ओ हो तो इन तीनों के स्थान पर वृद्धि वाला औ बन जाता है। क्या बन जाता है, औ बन जाता है। अभी एक उदाहरण और दूंगा उसका, औ बन जाएगा, ऊ की जगह क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। इन विशेष प्रत्ययों की वजह से ही बनेगा। और यदि बिल्कुल बिल्कुल मूल शब्द का पहला वर्ण ई, बड़ी ई या ए हो तो इनके स्थान पर आई बन जाता है, और री हो तो उसके स्थान पर बन जाता है मित्रों आर। री हो तो उसके स्थान पर बन जाता है आर। उदाहरण की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये वाला शब्द हमें समझ में आ गया कि ऐश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ऐश्वर्य होगा। इसका इधर मैं बराबर में इसका विच्छेद लिख देता हूं, महायोग ऐश्वर्य। इसका विच्छेद लिख देते हैं बराबर में, महायोग ऐश्वर्य, महायोग ऐश्वर्य। महायोग ऐश्वर्य। जैसे और शब्द आते हैं, गंगेश्वर्य, इसका भी छेद हो जाएगा, गंगा योग ऐश्वर्य। गंगा प्लस गंगा प्लस ऐश्वर्य। मित्रों इसमें भी वही है मूल शब्द, ईश्वर प्लस ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और देखो लोकेश्वर्य, लोकेश्वर्य क्या होगा, लोक प्लस ऐश्वर्य, लोक प्लस ऐश्वर्य। जो मैं बता रहा था ऊ और बड़े के उदाहरण में औ वाला, जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, शब्द आता है प्रौद्योगिक। शब्द आता है मित्रों कौन सा, प्रौद्योगिक। इसका विच्छेद क्या होता है, प्र प्लस औद्योगिक, प्र प्लस औद्योगिक। जबकि हमें पता है कि औद्योगिक मूल शब्द थोड़ी ना है, इसमें मूल शब्द क्या है, योग। औद्योगिक का मूल शब्द क्या होता है, योग। मैं इधर बता देता हूं, एक बार देखिए औद्योगिक शब्द को जरा। औद्योगिक शब्द को देखो एक बार जरा। औद्योगिक में मूल शब्द क्या है, सबसे पहले तो उद्योग। मूल शब्द क्या निकालेंगे, उद्योग, अर्थात प्रत्यय को अलग करेंगे। उद्योग प्लस इक जुड़ा हुआ है। इक प्रत्यय जुड़ने की वजह से अभी मैंने कहा था ये इक प्रत्यय इन 8 में से ये रहा। 8 जो विशेष प्रत्यय अपवाद के जो प्रत्यय होते हैं उनमें से एक है। अतः इक प्रत्यय अपवाद का प्रत्यय होने के कारण ऊ की जगह क्या हो जाएगा, औ। ऊ की जगह क्या लिखा हुआ है, औ, और उसके बाद में योग गए, और गए में क्या जुड़ना है, ई और कै। औद्योगिक कैसे बना हुआ है, लेकिन उसमें उद्योग प्लस इक करने के बावजूद भी देखो उद्योग में भी क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। उपसर्ग जुड़ा हुआ है और योग इसमें मूल शब्द है। तो एक ही शब्द में प्रौद्योगिक शब्द देकर के आपको मूल शब्द पूछ लिया जाए तो यह इस प्रकार का शब्द है जो एक शब्द ही आपको 3 टॉपिकों में दिमाग लगाने के लिए बाध्य कर देगा।
क्या क्या? इस प्रौद्योगिकी का सही आंसर वही विद्यार्थी दे पाता है जिसे उपसर्ग भी आते हों, प्रत्यय भी आते हों और संधि भी आती हो। देखो ये तो पहला तो हमने क्या किया, संधि विच्छेद। कौन सी संधि हो गई? वृद्धि। फिर औद्योगिक का हमने क्या किया, उद्योग प्लस 21 का प्रत्यय निकाल दिया। ये वाला प्रत्यय वाला टॉपिक हो गया। देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले तो इसकी संधि निकाली है। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, प्र प्लस औद्योगिक, प्र प्लस औद्योगिक, वो तो क्या किया हमने, इसका संधि विच्छेद। अर्थात यहाँ पर तो एक तो संधि का उदाहरण निकाल दिया, संधि से हमने क्या अलग किया है, उपसर्ग अलग किया है। क्या अलग किया मित्रों? उपसर्ग अलग किया। उसके बाद में जो दूसरा बदलाव हुआ है, उसके बाद में जो दूसरा हमने बदलाव किया है वह क्या किया कि इस औद्योगिक शब्द में से उद्योग प्लस अर्थात इक, ये क्या निकाला है, प्रत्यय। ये क्या निकाला है मित्रों, प्रत्यय निकाला है। ये क्या निकाला है, प्रत्यय निकाला है। एक तद्धित प्रत्यय हमने अलग कर दिया। मूल शब्द हमारे पास क्या आ गया, उद्योग। फिर हमें पता चला कि उद्योग में भी उपसर्ग है, और उपसर्ग कौन सा है, उत। उपसर्ग भी कौन सा है मित्रों, उत उपसर्ग है। यहाँ पर उपसर्ग भी कौन सा है, उत उपसर्ग हमें देखने को मिल रहा है। उत प्लस योग बराबर क्या होता है, उद्योग। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा। और उदाहरणों की मैं बात करना चाहूं इसी प्रकार का, देखो जैसे आता है एक और शब्द, पूर्वोपनिवेशिक। बहुत अच्छा शब्द है ये, पूर्वोपनिवेशिक। पूर्व प्लस औपनिवेशिक, इसका विच्छेद भी लिख देता हूं मैं आपके सामने। पूर्व प्लस औपनिवेशिक है, पूर्व प्लस औपनिवेशिक बराबर क्या होता है मित्रों, पूर्वोपनिवेशिक। यह भी वृद्धि संधि के अंतर्गत ही गिना जाता है, यह भी वृद्धि संधि में ही शामिल किया जाता है। ये चीजें बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों में जैसे पूर्वोपनिवेशिक वाला शब्द दे देता है, और इसका यदि मूल शब्द पूछा जाता है तो इसमें मूल शब्द है केवल वेश। केवल क्या है इसमें, वेश मूल शब्द है। जबकि इतना बड़ा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी निकलेगा, प्रत्यय भी निकलेगा और संधि भी लगती है। और ऐसे प्रश्नों के लिए स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थी जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान दे ले इस चीज के लिए। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं या जो आरएएस की मुख्य परीक्षा में रिटर्न का पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। अधीनस्थ बोर्ड इतने प्रकार के डीप में नहीं जाता, पर क्या पता चला जाए, क्योंकि ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता ना कि आप पूर्वोपनिवेशिक वाला शब्द नहीं पूछ सकते। पर वो क्या होता है, यदि बिंदुओं की संख्या ज्यादा हो और प्रश्नों की संख्या कम हो तो ऐसे प्रश्न ही उठाए जाते हैं जो एक एक प्रश्न में ही दो दो तीन तीन बिंदुओं का ज्ञान पूछा जा सके। और ये इसी प्रकार का प्रश्न है। मैं एक बार चाहूंगा 2 मिनट की चर्चा हम पूर्वोपनिवेशिक पे भी कर लें। जैसे देखो शब्द है क्या, पूर्वोपनिवेशिक। शब्द क्या है मित्रों, पूर्वोपनिवेशिक। सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना है। वृद्धि संधि के उदाहरण है वृद्धि संधि में, तो इसका विच्छेद क्या होगा, पूर्व प्लस औपनिवेशिक। क्या होगा मित्रों, पूर्व प्लस औपनिवेशिक है। पूर्व प्लस औपनिवेशिक इसका संधि विच्छेद होता है। उसके बाद यह तो पूर्व प्लस औपनिवेशिक का आपने संधि विच्छेद कर लिया, और संधि विच्छेद करके आपने क्या निकाला, उपसर्ग। ये क्या निकाला है मित्रों, उपसर्ग निकाला है। अब हमारे पास शब्द क्या बच गया, औपनिवेशिक। इस औपनिवेशिक में मूल शब्द आएगा फिर उपनिवेश। क्या आएगा मित्रों, उपनिवेश। और उपनिवेश में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इक। इक प्रत्यय इन 8 में से एक है। इक प्रत्यय इन 8 में से एक है, और 8 में से एक होने की वजह से ही उ की जगह क्या लिख दिया, औ। अब उपनिवेश हमारे पास शब्द बच गया। क्या बच गया, उपनिवेश। उपनिवेश में भी देखो उप प्लस क्या होता है, निवेश। ये फिर से एक उपसर्ग है, उप प्लस निवेश। उसके बाद में निवेश में भी एक उपसर्ग है, नी प्लस वेश। नी प्लस वेश। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, सबसे पहली बात ये सुनो, दिए गए शब्द का शाब्दिक विच्छेद करो, या दिए गए शब्द का सही शाब्दिक विच्छेद क्या होगा। और इसके ऑप्शन हमें खूब प्रकार से बना बना के दे देगा, जिसमें एक क्या विकल्प बनेगा। अब इस शब्द का यदि आपको शाब्दिक विच्छेद पूछा जाता है पूर्वोपनिवेशिक का, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो पूर्व प्लस उप प्लस नी प्लस वेश प्लस इक। पूर्वोपनिवेशिक का शाब्दिक विच्छेद यदि पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा, पूर्व योग उप योग नी प्लस वेश प्लस इक। ये तो है केवल प्रत्यय, ये इक तो क्या है इसमें, प्रत्यय। ये वेश क्या है मित्रों, मूल शब्द। वेश क्या है यहाँ पे, मूल शब्द है। और नी, उप तथा पूर्व, ये तीनों के तीनों क्या है यहाँ पे, उपसर्ग। इस प्रकार के शब्दों को कहा जाता है एकाधिक उपसर्ग और प्रत्यय के पद, अर्थात एक से अधिक उपसर्ग व प्रत्यय वाले
पद। ध्यान देना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और कह दिया जाता है दिए गए शब्द में मूल शब्द होगा। और इसमें देखो पूर्व औपनिवेशिक में मूल शब्द क्या क्या ऑप्शन दे सकता है, उपनिवेश, निवेश, औपनिवेशिक और केवल वेश। तो आंसर क्या होगा, केवल वेश। कितना बड़ा शब्द है और छोटा सा जवाब है, क्या इसमें मूल शब्द क्या है, केवल वेश। अब इस वेश से पहले जितने भी आप टुकड़े लिखे, देखो नी लिखा, उप लिखा और पूर्व लिखा, तो ये तीनों तो क्या हो गए, किसी भी शब्द के या मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश तो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। और इस वेश के अंत में क्या जुड़ा है, केवल और एक प्रत्यय। मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। पहले जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। यहाँ तक की बात आप मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। तो मित्रों ये था कौन सा, वृद्धि संधि का पोर्शन। कौन सा था, वृद्धि संधि का पोर्शन। तो हमने क्या किया है अब तक, एक बार ध्यान दें, थोड़ा सा वापस से मैं रिपीट करना चाहूंगा इस सब चीजों को। वृद्धि संधि परिभाषा क्या होती है वृद्धि संधि की, कि यदि ए और आ के बाद में ए और आई का योग हो तो क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा मित्रों, आई बनेगा। यदि ए आ के बाद में ए आई का योग हो तो क्या बनता है, आई बनता है। और यदि ए आ के बाद में ओ और औ का योग हो तो क्या बनता है, औ बनता है। ये कौन सी संधि में पढ़ रहे हैं हम, वृद्धि संधि में। उसके बाद में हमने क्या किया है, इसके दोनों प्रकार के उदाहरण लिए हैं। इसके दोनों प्रकार के उदाहरण लिए हैं, क्या क्या, कि यदि ए और आ के बाद में ई, ए और आई हो तो क्या बनेगा, आई। क्या बनेगा, आई। और यदि ए और आ के बाद में क्या हो, ओ और औ हो तो क्या बनेगा, औ बनेगा। जैसे यहाँ पर एक एक में एक प्लस एक, तो यहाँ पर तो ए के साथ में क्या जोड़ा है, ए। यहाँ पर देखो आ के बाद में क्या जोड़ा है, आई। यहाँ पर आ के बाद में क्या जोड़ा है, आई। यहाँ पर ए के बाद में क्या जोड़ा है, आई। और यहाँ पर देखो ए के बाद में क्या जोड़ा है, औ। क्या जोड़ा है मित्रों, औ। और यहाँ पर भी ए के बाद में क्या जोड़ा है मित्रों, औ। इसके अलावा इसके और उदाहरण अगर हम बात करें, जैसे मैं इधर और उदाहरण लेना चाहूंगा इसके, बहुत अच्छा कंसेप्ट है वृद्धि संधि का, ध्यान दे लेना। दोनों तथ्यों को एक साथ शामिल करते हुए ले रहे हैं इस उदाहरणों को। ए और आ के साथ में ए आई हो तो आई बनेगा, ओ और औ हो तो औ बनेगा। जैसे मैं और उदाहरण दूं, आ जाए आपके सामने महौषधि, महा प्लस औषधि, विच्छेद क्या हो जाएगा मित्रों, महाधन औषधि, महाधन औषधि। इस औषधि में भी कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है मित्रों, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ई। इसमें मूल शब्द है औषध, मूल शब्द क्या है मित्रों, औषध, और प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, ई। अगर मैं कह रहा हूं संधि, आपने यदि आपने संधि बहुत अच्छे तरीके से सुन ली, बहुत अच्छे तरीके से समझ ली और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली संधि और समास, तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय का एक उदाहरण भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ जो आते हैं वो यहीं से उठ के जाते हैं। जो सरल तरीके से आएंगे, संयोग के पद होंगे, उनको तो हर एक विद्यार्थी हल कर देता है। जो कठिन होते हैं और जो संधि के तरीके से जुड़ते हैं तो उपसर्ग होता भी है और वर्ण बदल भी देता है। तो इस प्रकार के उदाहरण आते हैं ना, इस प्रकार के उदाहरणों को हल करने में जोर आएगा आपको। अब जैसे दे दिया गया औषधि, मूल शब्द छांटो। अब औषधि का या महौषधि में मूल शब्द छांटिए। महौषधि में हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। अब औषधि में भी हमें पता है कि औषध प्लस ई प्रत्यय होने की वजह से ओ की जगह क्या हो रखा है, औ हो रखा है। इस प्रकार के शब्दों का हमें बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार के शब्दों का हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक आता है महोदार्य, महा प्लस औदार्य, महोदार्य, महा प्लस औदार्य। मित्रों इसमें भी बहुत अच्छा शब्द है, महा प्लस औदार्य। औदार्य में यदि मूल शब्द पूछा जाए तो इसका मूल शब्द होता है उदार। मूल शब्द क्या होता है, उदार। और ये क्या जुड़ा हुआ है उसमें, प्रत्यय। ये क्या जुड़ा हुआ है इसमें, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये क्या जुड़ा हुआ है मित्रों, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय। और जैसे इसमें और शब्द की हम बात करें, और शब्दों की हम बात करें, जैसे एक शब्द आता है महोत्सुक्य, महोत्सुक्य। महोत्सुक्य का विच्छेद क्या होता है, महायोग औत्सुक्य, महायोग औत्सुक्य। मित्रों यहाँ भी ध्यान दे लेना, यहाँ भी एक विशेष प्रत्यय का उदाहरण है। यहाँ पे मूल शब्द है उत्सुक, यहाँ पर मूल शब्द क्या है मित्रों, उत्सुक। जब ये उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तब तो इन बारे में हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं, बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं प्रत्यय आपसे पढ़ाऊंगा, जब हम प्रत्यय के बारे में विचार विमर्श करेंगे तो आपके ये सब चीजें माइंड को रिकॉल हो जानी चाहिए कि हाँ इस प्रकार की चर्चा आपने पहले की भी थी। क्यों, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग में से यदि प्रश्न आता है तो ऐसा आता है जो हर कोई कर जाता है, और यदि फिर ऐसा आ गया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और उनको जो करते हैं वो वही विद्यार्थी कर पाते हैं जिन्हें संधि और समास का ज्ञान होता है। क्यों, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय में और कोई कठिन प्रश्न बनता भी नहीं है। मैं आपको एक बार भी यह नहीं कहूंगा कि आप 22 संस्कृत के उपसर्ग, 22 हिंदी के उपसर्ग, ए आ अन प्र प्रा प्री ऐसे याद करो, कभी
कभी नहीं पूछते इस प्रकार से। हम क्या करते हैं, उन उपसर्गों की लिस्ट बना बना करके, उनका ट्रिक बना बना करके उनको रटने की कोशिश करते हैं। उपसर्ग नहीं रटना, प्रत्यय नहीं रटना, मैं आपको उनकी कंसेप्ट समझाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करते हैं, परिभाषा देखी और परिभाषा के ठीक बाद उदाहरणों पे चले जाते हैं। परिभाषा और उदाहरणों के बीच में 3-4 पेज की एक ऐसी थ्योरी हम बनेंगे, 3-4 बार बोर्ड के ऐसे चार्ट बनाऊंगा जहां से आपके उपसर्ग की थ्योरी क्लियर होएगी, और उसके बाद फिर आपको उपसर्गों के उदाहरण बहुत बोने नजर आने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए धैर्य रखना है। फिलहाल ये वाली चीज समझनी है, बस इतना सा दिमाग में रख लो क्या, कि कोई ना कोई ऐसे प्रत्यय होते हैं, कौन से होते हैं अभी नहीं पता, बस इतना रख लो कि कुछ ऐसे प्रत्यय होते तो हैं जिनकी वजह से शब्द बदलते हैं। कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनकी वजह से शब्द बदलते हैं। इसमें है उत्सुक प्लस ये, इसमें कौन सा है, उत्सुक प्लस ये, बिल्कुल उत्सुक प्लस ये। एक शब्द मैं बता रहा था, जैसे अभी मैंने पहले लिखा है कौन सा, यथोचित्य। ये यथोचित्य 2 प्रकार की संधियों में पूछता है, ध्यान देना। एक शब्द आता है यथोचित, यथोचित, यथोचित्य का संधि विच्छेद होता है यथा प्लस औचित्य। यथोचित्य का संधि विच्छेद क्या होता है, यथा प्लस औचित्य। और औचित्य का संधि विच्छेद प्रत्यय निकलता है इसमें उचित, और उचित में प्रत्यय जुड़ा हुआ है ये। उचित में यह प्रत्यय जुड़ने से तो क्या बना है, ऊ की जगह औ, ची का चित आधा, और ये औचित्य, इसकी वजह से ये बना हुआ है। अब ये यथोचित है, इसका संधि विच्छेद होता है यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि आ के बाद में ऊ आए तो क्या बनता है ओ, अर्थात यह तो कौन सी संधि में है भैया, गुण संधि में। यह तो कौन सी संधि में आएगा मित्रों, गुण संधि में। यथोचित यदि शब्द दे दिया जाता है तो संधि कौन सी होगी, गुण। संधि कौन सी होगी, गुण। और यदि यथोचित्य संधि शब्दों में दे दिया जाता है तो संधि हमें कौन सी करके आनी है, वृद्धि। संधि हमें कौन सी करके आनी है, वृद्धि। बिल्कुल मजा आएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छा मजा आने वाला है। ये ऐसे शब्द हैं जो हम बहुत बार पढ़ते आए हैं, कभी दिमाग ही नहीं लगाया इन पे कि ऐसा भी होता है। जब यदि हमें इनका पता चल जाए तो ये अपने आप ही सरल हो जाते हैं। इनसे ज्यादा सरल तो रामायण ही नहीं है। रामायण में भी 3 अपवाद तो चलते हैं, कोई अपवाद ही नहीं है। ये तो अपने आप में पूरे बहुत सुलझे हुए शब्द हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट की तरह टूटे हुए शब्द हैं। तो हमें इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ सकते हैं हम। अब तक हम 3 संधियों की चर्चा कर चुके हैं, कौन कौन सी, दीर्घ की, गुण की, वृद्धि की। तो अर्थात मैं ये कहूं कि ए और आ से संदर्भ का जितना भी योग था वो वाला पूरा पढ़ा जा चुका है।